हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए अपना, ये CDS 2024 का क्वेश्चन है। ये 59 नंबर पर फोकस कीजिए। इसमें ह्यूमन राइट के बारे में स्पेशली पूछा हुआ है। फिर ये 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारे CAPF का क्वेश्चन है जो 2023 के लास्ट में हुआ था। उस पर भी ह्यूमन राइट के बारे में UPSC ने पूछा था। फिर यहाँ पर नहीं, फिर ये देखिए ये भी हमारे CDS का क्वेश्चन है अभी जो 2024 में हुआ है। ह्यूमन राइट के बारे में ही स्पेशली इसमें भी पूछा हुआ है। फिर देखिए ये है हमारा CISF का पेपर जो 2024 में हुआ था, ठीक है। और इसमें UPSC ने अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन ह्यूमन राइट के बारे में पूछा है, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर दोनों। चाहे नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात हो उस पर। तो ये हमारा, आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि इतना ह्यूमन राइट पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है, UPSC क्यों बार बार इस ईयर में ह्यूमन राइट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जैसे अगर देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो ट्रीटीज है 1948 का जो डिक्लेरेशन है हमारा, उसकी जो 75 ईयर अभी कंप्लीट हुए थे रिसेंटली में, तो उसके रिगार्डिंग। और फिर अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें तो हमारा रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है और गाजा और इजराइल का इशू इतना चल रहा है ह्यूमन राइट के बारे में। तो उसलिए ये क्वेश्चन मतलब इस बार हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी मैंने ये जो आप वीडियो बनाया है ये स्पेशली इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको फोकस करना है ह्यूमन राइट पे। जितना हो सके आप ह्यूमन राइट के बारे में, इंडिया लेवल पर जो एक्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट 1993 का एक्ट है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर अगर हो सके तो आपको फिर हमें मतलब हो सकने के क्या मतलब आपको जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसके बारे में भी पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पर अराउंड आई थिंक 25 to 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, तो ये अभी देख लेते हैं। बाकी अगर आप खुद से सॉल्व कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर मुझे ही सॉल्व कराना है तो बताइएगा, आप कमेंट में सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये 59 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो हमको पता है ह्यूमन राइट एक्ट जो 1993 है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को फॉर्म करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी फॉर्म करता है, और इट हैज़ अ जुरिडिक्शन ओवर द ह्यूमन राइट कोर्ट इवेंट्स। बट द ह्यूमन राइट काउंसिल इट इज अ इंटरनेशनल बॉडीज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, सो इट हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर द ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, सो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम ये जो पहले का पेपर है उस पर फोकस करें CAPF का, इसमें भी पूछा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टैच्यू ऑफ, तो हमको पता है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से, मतलब उसका जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आंसर हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए 58 में पूछा हु प्रोपाउंडेड द कश्मीर सेविज्म। अगर कश्मीर सेविज्म की बात करें तो ही इट इज प्रोपाउंडेड बाय द अभिनव गुप्ता। इन्होंने प्रोपाउंड किया था हमारे कश्मीर सेविज्म को उड़ीसा में और महाराष्ट्र में भी। अगर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है कंटेंट, आप पढ़ लेना खुद से। 1 मिनट। यस, यू कैन सी दैट। तो यहाँ अगर कश्मीर सेविज्म की बात करें तो एक बात याद रखना, इस आल्सो कॉल्ड द ट्रिका सेविज्म। अगर कभी पूछे UPSC की ट्रिका सेविज्म क्या है, ये विकिपीडिया से मैंने लिया है, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ट्रिका सेविज्म कश्मीर सेविज्म की बात करता है, मतलब सेम ही है ट्रिका सेविज्म एंड कश्मीर सेविज्म, एंड इट इज़ अ नॉन ड्यूलिस्टिक ब्रांच ऑफ सेविज्म। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिनव गुप्ता, लेट स्प्रेड बियॉन्ड द कश्मीर। तो बाकी आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको पूरा मतलब ऐसे पता होना चाहिए, हो सकता है कि UPSC पूछे। फिर ये 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है बिल्कुल, आर्टिकल 32, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर ये मेडिसिन के बारे में, मेडिवल इंडिया के मेडिसिन प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका कोई रेगुलर बुक में तो कोई कहीं मेंशन मिलता नहीं है, बट अगर हम कॉमन सेंस वाइज जाएं तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो सकता है। जैसे इसमें कहा है इंडियन मेडिसिन ऑफ ग्रीको अरेबिक ट्रेडिशन वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन इट्स प्रैक्टिसेस विद द कंटेम्प्रेरी पर्शियन मेडिसिन। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कंप्लीटली आइडेंटिकल है, इन्होंने कहा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। भाई थोड़ा भी आइडेंटिकल हो गया जो इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं पर्शियन मेडिसिन प्रैक्टिसेस से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है कि हार्वे डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो इतना तो ये पता होना चाहिए कि हार्वे ने डिस्कवरी किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, वाज एक्सप्लेन टू अ स्कॉलरी नोवेल बाय यूरोपियन ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर। यस, ये भी हमारा सही है बिल्कुल। ठीक है, फिर करें द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स इनक्यूलेशन वाज डिस्क्राइब इन कंटेम्प्रेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है, आयुर्वेदिक टेस्ट हमें पता है, उसमें हमारे मतलब बहुत सारे नॉलेज इनकलकेट है, तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है ये भी हमारा। तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और बहुत मतलब तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर ये ह्यूमन राइट यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करें, जो हमको पता है 1948 में यूएन जनरल असेंबली ने साइन किया था, और एक बात ये याद रखना, इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल से। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि पॉलिटिकल क्राइम से तभी आप असाइलम किसी अदर कंट्री में डिमांड कर सकते हो, नॉट इन नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स। ओके, तो नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स इज नॉट इंक्लूडेड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये आर्टिकल 15 ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन जो डायरेक्टली इस पर बात करता है अपना। 1 मिनट, ये बाकी आप सब ऊपर का पढ़ लेंगे ह्यूमन राइट के बारे में, जितना मुझे हो सका मैंने दिया है। तो 1 मिनट प्लीज। यस, आर्टिकल 14 देखिए यहाँ पर, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, बट दैट प्रोसिक्यूशन शुड बी नॉन पॉलिटिकल, मतलब शुड नॉट बी नॉन पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होगा तभी। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं। फिर वहां का जो सेकंड स्टेटमेंट है उसी का, उसमें दिया गया एवरीवन हैज अ राइट टू नेशनलिटी, ये सही है। ठीक है, फिर नो वन सेल बी आर्बिट्रेरी डिप्राइव ऑफ हिज नेशनलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनलिटी। तो पहली बात तो डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी को किसी के नेशनलिटी से, और अगर वो चाहे चेंज करना अपना नेशनलिटी तो उसको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसका आप देख सकते हैं। फिर ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, ये मतलब CISF का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। देखते हैं कुछ पॉइंट इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसमें दोनों ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, तो ये गलत क्वेश्चन फॉर्म किया था यूपीएससी ने। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 1948 में साइन हुआ था, तो अगर ह्यूमन राइट डे की बात करें तो 10 दिसंबर, ये सब मैंने सॉल्व कराया था CISF, तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें यहाँ पर, तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था 2006 में, और ये कैन डिस्कस ऑल द मैटर ऑफ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, और इसका ऑफिस है जो जिनेवा में है। ये मैंने सारे आपको मतलब किया है। और ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात करें तो इसमें 47 मेंबर हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं यूएन जनरल असेंबली से। ठीक है, फिर ये ह्यूमन राइट एक्ट के बारे में बात किया है, तो एक बात यहाँ पर मतलब आप बाकी तो आप देख लेंगे। तो ये जो 1 मिनट यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इज करेक्ट। ये CISF जो अभी 2024 में हुआ था उसमें पूछा है, तो ये ओल्ड क्वेश्चन नहीं है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड ऑफिस टर्म 5 ईयर्स नहीं है, वो याद रखना कि 3 ईयर और 70 ईयर्स के लिए होता है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर होते हैं या चेयरमैन, इनको अपॉइंट करता है गवर्नर, बट रिमूवल ओनली प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप ये सारे मतलब पढ़ सकते हैं खुद से। फिर यहाँ पर याद रखना जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं उसके चेयरमैन जो होगा उसकी जो एलिजिबिलिटी वो CGI होना चाहिए, मतलब चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर अपॉइंटमेंट जो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, वहाँ पर जो कमेटी रिकमेंडेशन जो कमेटी देती है उसमें उसके जो मेंबर होते हैं PM होता है, फिर लोकसभा के अपोजिशन होते हैं, फिर होम मिनिस्टर होते हैं, फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो ये सब मिलके जो रिकमेंडेशन करते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर मैंने बता दिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों का 3 और 70 ईयर्स है। फिर चार्जेस अगर इनको रिमूव करना है तो ये मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, इट कैन लुक मैटर विद इन 1 ईयर ओनली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि कोई भी मैटर अगर विद इन 1 ईयर उसके पास आता है तभी वो उसकी इंक्वायरी कर सकता है। रिकमेंडेशन, ये बात ये भी याद रखना, रिकमेंडेटरी फंक्शन है, बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, कोई पावर नहीं है इसको किसी को भी पनिश करने की। एंड ह्यूमन राइट वायलेशन थ्रू प्राइवेट पार्टी, तो अगर कोई प्राइवेट पार्टी ह्यूमन राइट वायलेशन में इंडल्ज है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर अपना ये रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। बाकी आप खुद से देख लेना। और वो जो असाइलम वाली बात थी, यहाँ पर भी आप सारी ह्यूमन राइट के जो भी 13 आर्टिकल्स थे ह्यूमन राइट में, जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का है, मैं भी फास्ट करा रहा हूँ। अगर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी अगर नहीं आपको मतलब आपको बिल्कुल लगता है कि आप नहीं करना चाहते तो बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 30 आर्टिकल के बारे में पूरा देख लेना कि कौन कौन से रिलेटेड हैं। तो ये न्यूज़ में भी था इसीलिए आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में था कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड एंजॉय अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का है, डायरेक्ट न्यूज़ से, तो वहीं से मतलब इसीलिए क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो बाकी आप ये सब पूरा देख लीजिएगा कि कैसे है। अगर जैसे ह्यूमन राइट के यहाँ पर 30 के 30 आर्टिकल मैंने दे दिए हैं। एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ अगर कभी पूछे तो ये पता होना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फिर टॉर्चर से, फिर स्लेवरी से भी मेंशन है, प्राइवेसी भी मेंशन है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो इनोसेंट प्रूवन अंटिल गिल्टी। ओके, तो ये भी आपको असाइलम के बारे में ये आर्टिकल 14 है, फिर नेशनलिटी के बारे में 15 है। तो ये सब मतलब प्रॉपर्टी भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेटरी अरेस्ट, तो ये मतलब आप 30 के 30 देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पर मतलब टेलीग्राम पे। फिर ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड विथ नोबल प्राइज ट्वाइस। अब ये क्वेश्चन क्यों आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्योंकि रिफ्यूजी आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है करंट सिनेरियो में। तो रिफ्यूजी वाला प्रॉब्लम, या हम गाजा राफा बॉर्डर की बात करें, जो गाजा के लोग इजिप्ट में जाना चाहते थे, तो राफा बॉर्डर भी स्टॉप कर दिया गया था। तो ये सब मतलब रिफ्यूजी वाला इशू है। तो यही यूनाइटेड नेशन जो कमीशन है रिफ्यूजी से रिलेटेड, उसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ। इसका भी मैंने दे दिया है जितना हो सका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ओके, तो ये आप देखे रहेंगे, इसको पढ़ लेना खुद से जितना हो सके। बाकी मणिपुर के यहाँ पर बारे में न्यूज में था, इसलिए न्यूज में आया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन कमीशन जो रिफ्यूजी है इज यूएन एफिलिएटेड एजेंसी एंड अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सेविंग लाइफ, प्रोटेक्शन राइट एंड बिल्डिंग कम्युनिटी। ये सब आप देख लीजिएगा खुद से। फिर ओरिजिन की बात करें तो 1951 में 50 के अराउंड, ठीक है, ओरिजिन हुआ था इसका। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये सब। फिर द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एस्टेब्लिश द स्कोप एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एजेंसी वर्क। तो ये भी आप देख लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब कब इसको मिला है अपना नोबेल प्राइज। तो 1954 और 1981 में नोबेल प्राइज इसको मिला था।
ठीक है, बाकी आप ये खुद से पढ़ लेना। फिर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, तो इसमें हमको पता है लैंडिंग रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं। फिर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन को मेजर करने का। फिर हमको पता है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, ये भी हमारा एक है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर ये सब हो जाएगा। फिर अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात की है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया था 2018 में, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब आप कह सकते हैं कि फुली उसमें आया, तो ये आया हमारा अप्रैल 2022 में, ओके। बट उसको आरबीआई को पावर अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में ही मिल गई थी कि कभी वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो याद रखना कि ये 2002 में। फिर अगर ये बात कर रहा है कि जो लेफ का रिप्लेस कर दिया है जो रिवर्स रेपो रेट को, इसने रिवर्स रेपो रेट को जो हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में है उसमें इसको मतलब जो हमारा एसडीएफ है इसने रिप्लेस किया है, तो ये भी सही है। बाकी आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यूपीआई की बात करें, मैं इसको अब सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स है डब्ल्यूपीआई में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का पोर्शन आता है, अराउंड 62 से 65% तक। फिर प्राइमरी आर्टिकल जो है वो अराउंड 23% के अराउंड है, मतलब और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यह सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, आप इसे याद रखें। फिर प्राइमरी आर्टिकल है, फिर फ्यूल एंड पावर है। तो यही इतने पर भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर कभी भी सक्सेसफुल तभी होगा जब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मतलब जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सभी होंगे तभी, ठीक है। बाकी ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर एसडीएफ के बारे में, फिर जो ये हमारा सीपीआई एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये 2020 में आईएएस एग्जाम में भी पूछा था, फिर आईएएस 2010 में भी पूछा, फिर हम देखें तो ये सीडीएस 2009 में पूछा, फिर आईएएस 2001 में पूछा। फिर ये जो क्वेश्चन है कि ग्लोबल डिमिंग क्या होती है, ये टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाता है तो उसी को ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। तो बाकी आप ये देख लीजिएगा। और ये पूछ रहा है अरेबियन पेनिनसुला की कौन से पार्ट में, तो जॉर्डन अगर देखा जाए तो इसका बेस्ट मतलब साउथ वाला पार्ट तो आता है, बट अगर इसमें और ऑप्शन देखा जाए तो ये तो कंप्लीटली आते हैं अरेबियन पेनिनसुला में। तो मोस्ट करेक्ट इनकरेक्ट जो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि जॉर्डन पार्ट नहीं है अरेबियन पेनिनसुला का, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला। फिर ये जोरवे कल्चर में सॉल्व नहीं करा रहा, मैंने इसके बारे में पूरा दे दिया है। और मैं ये बता रहा हूँ इसमें ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जोरवे कल्चर सीडीएस में पूछा हुआ, तो ये क्वेश्चन मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि यार क्या पूछ लिया, बट इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, जो परवरा गोदावरी वैली वाज द न्यूक्लियर जोन ऑफ जोरवे कल्चर, ठीक है। फिर हमको पता है जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए ये सीडीएस का भी जो हुआ है उसी का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि द परवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन, तो ये हमारा करेक्ट हो गया केवल उसी पीवाईक्यू से। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा उसी पीवाईक्यू से लिया गया है, देखिए यहाँ पर द साइट ऑफ जोरवे कल्चर आर दैमाबाद, इनाम गांव, जोरो एंड नेवासा इन महाराष्ट्र, ये सब है हमको पता है प्लेस, ठीक है। फिर ये सिंबॉलिक बैरियल हो गया, तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, ये सही है हमारा। तो 1 एंड 2 आर इसमें तो करेक्ट है हमारे कंप्लीटली। फिर अगर थर्ड की बात करें जो कह रहा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वहाँ नहीं है, वहाँ विलेज फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ जोरवे साइट क्लासिफाइड एज अ विलेज शेल्टर, ओके। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, कई बार मैंने उसको दिया हुआ है। बाकी अगर आप सॉल्व कर लें तो खुद से ठीक है, मैं ये बताने का ट्राई कर रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे आने वाले एग्जाम जो यूपीएससी का है प्रीलिम्स का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिएगा, बाकी ये मेरा केवल ओवरव्यू देने का था, मेरा कभी ये सॉल्व कराने का भी मैंने ट्राई नहीं किया है। तो बताइएगा आप कि सॉल्व कर लेंगे या सॉल्व कराना पड़ेगा यूपीएससी को माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो अभी बंद करते हैं वीडियो, अभी मैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में भी हूँ, तो बताइएगा आप जैसा भी हो, सिचुएशन हम देख लेंगे टाइम के साथ।